सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको कम वक्त में बताई जाती है। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान को ज़ोरदार झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक पहले आपको याद दिला दूँ कि कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि NRF यानी नेशनल रेसिस्टेंट फोर्सेस अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के लड़ाके और फौजियों ने यह ऐलान किया था कि ये रमज़ान और ईद के बाद का जो वक्त आएगा वो तालिबान के साथ नई जंग का वक्त होगा, दौर होगा, और हम ईद के बाद वापस अपने अफ़गानिस्तान अपने इलाके में घुसेंगे और वापस हम एक नई जंग की शुरुआत करेंगे। NRF ने अपनी बात को सही साबित कर दिया है। यही नहीं, ईद के बाद लगातार अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ NRF के लड़ाकों ने ज़बरदस्त मुठभेड़ करी, गोलीबारी करी, जिसके बाद 3 डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं जिस पर NRF ने कब्जा वापस कर लिया है। पहली जगह का नाम अब्दुल्ला खैल बताया गया है और दूसरी जगह का नाम अफशार है और तीसरी जगह का नाम अभी तक नहीं सामने आया है, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट पर वापस अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के सैनिकों का कब्जा हो गया है। लगातार गोलीबारी जारी है। देखिए गोलीबारी की वीडियो। देख फराक ها ها خوازم سوان دکتره جنجال نه سازم میسو ده مرمی راکت الله صدق تو دیگه مرمی در راکت مرمی में आया बच्चा मौजे भी गए अब इस गोलीबारी का जो आपने वीडियो देखा, इस मुठभेड़ में, टोटल मुठभेड़ में नए अभी ताज़ा खबर बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, कि 13 तालिबानी मारे गए हैं और कम से कम दर्जन भर घायल भी हैं। इसके अलावा तालिबान की कई गाड़ियों को अपने कब्जे में NRF की फोर्सेस ने ले लिया है। अब जब रात को भिड़ंत हुई तो अगले दिन तालिबान के लोग इकट्ठा उसी इलाके में होने लगे। वो भी वीडियो देखिए। अब तालिबान को नुकसान तो हुआ, लेकिन वहाँ एरिया के जो गवर्नर हैं वो सामने आए तालिबान के और कहा कि पंजशीर ने जो हमला किया था, हमने दोबारा से हमले को फेल कर दिया और कोई भी जगह NRF के कंट्रोल में नहीं है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और है, NRF फिर से एक्टिव हो गई है, लेकिन उनका बयान ज़रूरी है सुनना। देखिए। قوی در حالت حصارات درجه 1 در برابر منافقین است. هر بغاوتگر یا هر عنوان مقاومتگر امثال باشد سر خود بالا کنن. انشالله که برای شما وعده میتونیم که از نچک و نبیله منافق مردم گمراه و بیدین نابودشان میکنیم. هیچ گونه ولسوالی قریه 1 متر جای را میاد تصرف نکردین. تمام حرفشان इसके साथ तालिबान ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसकी आलोचना दोबारा से शुरू हो चुकी है। तालिबान के नए फरमान के मुताबिक हर महिला को घर से बुर्का पहन कर ही बाहर निकलना होगा। अगर महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनके बाप को, यानी महिला के, लड़की के, औरत के बाप को या घर के किसी भी एक मर्द को कैदी बना दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। हमास के लीडर यहिया अंसनवार के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। उन पर इजराइल कभी भी हमला कर सकता है और उनको कत्ल कर सकता है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो यहिया अंसनवार को निशाने पर रखे हुए है और वो उन्हें मार देगा।
जिसके बाद पूरे हमास में और फिलिस्तीन में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के अंदर गुस्सा है और अब हमास की तरफ से बड़ा बयान ये आया है कि अगर हमास के लीडर यहिया अंसनवार या उनके किसी भी और नेता को असैसिनेट किया, उनका कत्ल किया इजराइल ने, तो हम आत्मघाती हमला यानी सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल करके शहर में आग लगा देंगे और इजराइल पर बड़े हमले करेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी धमकियां हमास की तरफ से आई। इसी दौरान गाजा के लोग भी हमास के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार ये देर रात का बता रहा हूं, सुबह तक ये प्रदर्शन हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हमास के लीडर यहिया अंसनवार के लिए खड़े हो गए हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। दोस्तों, एक फिलिस्तीनी कहिए या फिलिस्तीनी सपोर्टर कहिए, उसने 3 यहूदियों को चाकू मारकर कत्ल कर दिया। मज़े की बात यह कि रिपोर्ट के मुताबिक जब जांच करी गई इजराइल के द्वारा तो इंटेलिजेंस ने बताया कि ये फ़िलिस्तीन का नहीं है, ये पड़ोसी किसी मुल्क से आया है और इलीगल तरीके से आया है और उसने 3 यहूदियों को कत्ल कर दिया और कईयों को घायल कर दिया। अब मज़ेदार बात यह है कि अभी तक वो इजराइल के हाथ ही नहीं लगा है और इतना बड़ा बवाल हो गया है कि बेनी गैंट्स यानी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अब बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े कमांडरों के साथ मुलाकात करके उस शख्स को पकड़ने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। चीन के साथ सोलोमन आइलैंड ने डील करी थी, मैंने आपको पहले बताया था, जिसके मुताबिक सोलोमन आइलैंड पर अपनी सेना को तैनात कर सकेगा, युद्धपोत तैनात कर सकेगा, फाइटर जेट भी तैनात कर सकेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ चुका था, खतरा तो भारत को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बेहद करीब है, और अमेरिका को इसलिए क्योंकि अमेरिका तक पहुंच आसान और चीन की हो रही थी सोलोमन आइलैंड की वजह से। अब जब ये डील हुई तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने विरोध जताया। अब ऑस्ट्रेलिया से न जाने सोलोमन आइलैंड की क्या बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया से बात करने के बाद अपने वादों से और डील से पलट गया है सोलोमन आइलैंड और उसने कह दिया है कि चीन हमारी ज़मीन पर अपनी मिलिट्री तैनात नहीं करेगा। यमन की सरकार ने अलकायदा के कई कैदियों को गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ था। अचानक कल अलकायदा ने वहां पर ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के बाद जेल से अपने कैदियों को छुड़ा लिया। अफरा तफरी का माहौल है। खबर काफ़ी और भी कुछ आने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, सबूत तो नहीं आया है लेकिन कंफर्म खबर इजराइल के सरकारी मीडिया के द्वारा आ चुकी है और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात आ चुकी है कि सीरिया की सरकार ने कहा है कि हमारे उस क्षेत्र पर एयर स्ट्राइक हुआ है जिस क्षेत्र में ईरान के लोग और ईरान के सपोर्ट करने वाले लोग, ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग रहा करते हैं, वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है। सीरिया ने ऑफिशियल नहीं बताया है नंबर कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं, और सीरिया ने ये क्लियर कर कहा है कि अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये एयर स्ट्राइक किसने किया है। दोस्तों, आपको बता दूं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से ईरान से न्यूक्लियर टॉक पर बात करने के लिए वो खुद, जी हाँ, मतलब प्रवक्ता कह लीजिए, ईयू के लीडर कह लीजिए, वो अब खुद ईरान पहुंच रहे हैं इस डील पर बातचीत करने के लिए। यहीं पर एक बात बड़ी बता दूं, यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पूरी दुनिया में गैस और तेल की कमी हो रही है, जिसका पूरा फ़ायदा ईरान को मिल रहा है क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और जिन जिन देशों को गैस और तेल पहले से ईरान दे रहा था, अब महंगे दामों पर आराम से ज़्यादा क्वांटिटी में और दे रहा है, जिससे ईरान को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपना ही मजाक बना डाला। जी हाँ, एक गलत मिसाल देकर अपने आप को गधा साबित कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए मिसाल ऐसे दी कि गधे पर लाइन बना देने से वो गधा ज़ेब्रा नहीं हो जाता।
मतलब ऐसी बात कह दी कि सारी दुनिया में थू थू हो गई है, एकदम मजाक बन के रह गया। देखिए, बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया, और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज़ तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए दूसरी तरफ ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जिस प्रकार से सारी दुनिया ने रूस पर पाबंदी लगाई है, उसी तरह से अगर चीन हम पर हमला करे तो हमें उम्मीद है कि सारी दुनिया चीन पर पाबंदी लगाएगी, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट भी ऐसी है। अमेरिका के CIA ने ये जानकारी दी है कि चीन सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है कि रूस किस प्रकार से यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन किस तरह से किस टाइम में क्या क्या स्टेप ले रहा है और रूस को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब कैलकुलेट कर रहा है, ताकि वो जो रूस को भुगतना पड़ रहा है ताइवान पर हमला करने के बाद चीन को वो सब न भुगतना पड़े। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इजिप्ट के फोर्सेस के साथ एक टेररिस्ट ग्रुप का भिड़ंत हो गया। टेररिस्ट ग्रुप ने एक कमांडर समेत 10 इजिप्तियन सोल्जर्स को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इजिप्ट के आला अधिकारियों समेत एक बड़ा ऑपरेशन करके उन सभी ग्रुप के सभी मेंबर को कत्ल कर दिया गया। यानी अफरा तफरी का माहौल हर देश में है। अब इजिप्ट में भी ये सब शुरू हो चुका है। अल्लाह खैर करे। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जब सऊदी अरब काफ़ी समय बाद पहुंचे तो अब नॉर्मलाइजेशन की भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। सऊदी अरब की जो फ़्लाइट तुर्की के लिए कोरोना के बहाने से 2 साल से बंद है, अब सऊदी अरब ने वो पाबंदी हटा दी है। अब सऊदी अरब से सारी फ़्लाइट्स 2 साल पहले की तरह, हमेशा की तरह अब इस्तांबुल यानी तुर्की की राजधानी जाना शुरू हो चुकी हैं और इसी तरह से तुर्की की फ़्लाइट सऊदी अरब आना शुरू हो चुकी हैं। कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि क्यूबा के होटल में ब्लास्ट हुआ था। कंफर्म ये हो चुका है कि वो ब्लास्ट था, बिल्डिंग अपने आप नहीं गिरी। ये एक आत्मघाती हमला था, जिसकी जानकारी इस प्रकार है कि 22 लोग उस हमले में मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तुर्की में साउथ की तरफ आर्मीनिया का एक चर्च है जो काफ़ी वक्त पहले टूट गया था, बुरा हाल था और बंद था, जिसको रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने दोबारा से बनवाया, रिनोवेट किया, ठीक किया, चमकाया, दुरुस्त किया और उसके बाद उस चर्च को ईसाइयों के लिए खोला, जहां पर लाखों की भीड़ पहुंची और जिसके बाद सारी दुनिया में रजब तैयब एर्दोगान की फिर से धूम मच गई है। दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल रिपोर्ट, यानी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आसान ज़बान में और कम से कम वक्त में आपके सामने। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आपको इसी तरह से खबरें मिलती रहें और हम आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मजबूत होते रहें। जय हिंद।